हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा क्षुद्रांत। जहाँ से हम कल पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में, उसी का अगला भाग है क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब ये हुआ, इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबाई इसकी बड़ी आंत से ज़्यादा हो। और छोटी आंत का काम होता है, यह यकृत और अग्नाशय से रस लेती है और पाचन में सहायक होती है। यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मैंने कल बताया था आपको, जो गहरे लाल रंग की होती है। यकृत से पित्त रस निकलता है और जो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाइल जूस लीवर से निकलता है और पैंक्रियाज में इकट्ठा होता है। यह रस वसा का पाचन करता है। पित्तरस जो होता है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। इसमें अग्नाशिक और रस और आंत रस होते हैं, मतलब अग्नाशय से निकलने वाला रस भी होता है और आंत रस भी होता है। अब देखेंगे हम अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम है उनका कार्य। सबसे पहले ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम है, ये प्रोटीन और पेप्टोन्स का पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तन करता है, मतलब प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन कर रहा है। ठीक। अगला है अमाइलेज। अमाइलेज मंड को और ग्लाइकोजन का माल्टोज में परिवर्तन करता है। ध्यान रखेंगे, ये काम पूछे जाते हैं, मंड और ग्लाइकोजन का माल्टोज में परिवर्तन। ऐसे लाइपेज का काम है इमल्सीकृत वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन। कहने का मतलब जो फैट होता है इमल्सीफाइड, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम लाइपेज का। तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए सरल भाषा में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, अमाइलेज मंड और ग्लाइकोजन को, और लाइपेज फैट को। अब देखेंगे आंतरस के बारे में। आंतरस का पीएच मान 8 होता है। इसमें मौजूद एंजाइम और उसके कार्य देखेंगे हम। इरेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन और पेप्टोन्स का अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। आपको पता होना चाहिए कि अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनती है। तो इरेप्सिन का काम होता है प्रोटीन और पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। फिर है माल्टेज। माल्टेज का काम है माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। और लैक्टोज क्या करता है? लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन। ठीक है। अब सुक्रेज, सुक्रोज का ग्लूकोज एवं लैक्टोज में परिवर्तन, ऐसा होता है। फिर लाइपेज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इमल्सीकृत वसा का वसा एवं अम्ल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन। आप ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है। आगे देखते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय आमाशय के नीचे हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, मतलब पेट, जो आप पेट बोलते हो आम भाषा में आमाशय को, उसके नीचे हल्के पीले रंग की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। इसमें अग्नाशिक रस निकलता है। यह रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में बदल देता है। अब अधपचा भोजन क्षुद्रांत के निचले हिस्से इलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। जो इलियम है वो किसका हिस्सा होता है? तो आप ध्यान रखेंगे इलियम जो है वो छोटी आंत का निचला हिस्सा होता है। जो अधपचा भोजन होता है वो क्षुद्रांत के निचले हिस्से इलियम में चला जाता है। यहाँ पर आंतररस पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है प्रोटीन का अमीनो में बदलना, वसा का वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलना और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बदलना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो छोटी आंत होती है उसके निचले हिस्से को इलियम कहा जाता है। ठीक है। अब देखेंगे अवशोषण क्या है। अब जो पचा हुआ भोजन है क्षुद्रांत के भाग इलियम की भित्तियों द्वारा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब जो हमने खाना पचा लिया है, अब वो छोटे आंत के भाग जो इलियम है वहाँ से होता हुआ नसों में चला जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। मतलब अब हर एक सेल के पास जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो पहुंच रहे हैं, इसे हम अवशोषण कहते हैं। इलियम की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब जो इलियम होता है क्षुद्रांत का निचला भाग, उसमें उंगलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रसांकुर या विली कहते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं, इस प्रकार की ऐसे संरचनाएं होती हैं, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होता है? भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जगह सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण आसानी से हो जाए और अवशेषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक हो जाता है।
तो आपको अगर ये पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे छोटी आंत के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। अब आगे देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण का मतलब ये है जो भोजन हमने अवशोषित कर लिया है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और उसका उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। देखिए लिखा है इसमें, अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। वहाँ पर इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 एवं H2O में होता है। ठीक है, कोशिकाओं में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है O2 की सहायता जब हम सांस लेते हैं तब, और CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। बृहदांत्र, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। ध्यान रखेंगे क्षुद्र आंत की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। चौड़ी ज़्यादा होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है जो जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। कहने का मतलब जो पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत ने कर लिया, लेकिन जो जल और खनिज लवण बचे हुए हैं उसमें से उसका अवशोषण करने का काम बड़ी आंत का होता है। ठीक है, और बचा हुआ भोजन मलाशय में चला जाता है। ठीक, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है आपका, बड़ी आंत में, वो वहाँ पर शोषण कर रहा है। अब निष्कासन क्या है, बृहदांत्र से बचा हुआ भोजन मल के रूप में गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। मल में 75% पानी, 25% ठोस पदार्थ, मरे हुए बैक्टीरिया, वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं। अब प्रक्रिया और संबंधित अंग देखेंगे। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन का मुख में ले जाना, मैंने आपको बताया था किससे होता है, मुख गुहिका से। पाचन, जटिल भोजन का सरलीकरण कहाँ से होता है, मुख, आमाशय और क्षुद्रांत से, जहाँ से भोजन का यहाँ से अवशोषण, सरलीकरण मतलब पाचन शुरू हो जाए। हाँ, पाचन मतलब जटिल भोजन का सरलीकरण, तो पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, फिर आमाशय और क्षुद्रांत भी पाचन में सहायक होते हैं। फिर है अवशोषण, सरलीकृत भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, क्षुद्रांत और बृहदांत। आपको मैं बता चुका हूँ, क्षुद्रांत जो होते हैं पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और बृहदांत जो होती है वो खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। फिर है स्वांगीकरण, मतलब स्वांगीकरण का मतलब है जो अवशोषित भोजन है उसका रक्त में मिलना एवं स्थानांतरण ही स्वांगीकरण कहलाता है। फिर है निष्कासन या बहिष्करण, मतलब शरीर से ठोस अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, जो मलाशय या गुदा द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, देखिए लिखा है, मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू होता है एवं छोटी आंत के इलियम में जाकर पूर्ण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कंप्लीट डाइजेशन की साइट है उसे छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और शुरुआत होती है मुख गुहा में। अब हम देखें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जो घास खाने वाले जंतु जुगाली करते हैं, जिसके द्वारा भोजन आमाशय के एक भाग रूमेन में जाकर इकट्ठा होता रहता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा जो घास खाने वाले जंतु हैं पहले तो भोजन इकट्ठा खा लेते हैं, बाद में बैठकर जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको रूमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पेट में एक भाग होता है रूमेन, वहाँ पर भोजन इकट्ठा होता रहता है। इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में जुगाली द्वारा भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसको रोमंथन कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं, देखो लिखा हुआ है, ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमेन में जुगाली द्वारा भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब क्या है, रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत तथा बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अंधनाल कहते हैं। रूमिनेंट्स जानवर जो होते हैं जैसे भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनमें क्या होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अंधनाल कहते हैं। अब घास में सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो सेलुलोज का पाचन अंधनाल में जीवाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, वो अंधनाल में ही जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे अमीबा में पाचन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो पानी में रहता है। अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, वह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। अब क्या होता है, भोजन को पकड़ने के लिए या चलने फिरने के लिए इनमें उंगली के समान एक प्रवर्ध निकलता है, जिसे पादाब या इंग्लिश में कहें तो स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसे पादाब कहते हैं। यह इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। इसकी कोशिका में एक केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में अनेक घानियाँ पाई जाती हैं, वैक्यूल्स, जो बुलबुले के समान होती हैं। ठीक है, एक केंद्रक होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को पादाब के द्वारा निगल लेता है, जिस प्रकार से हम भोजन को निगलते हैं उसी प्रकार से अमीबा भी निगल लेता है। पूर्ण भोजी है अमीबा, मैंने आपको बताया था पूर्ण भोजी होता है।
जो खाद्य घानी में फंस जाते हैं। इसमें उपस्थित पाचक रस भोजन को सरल पदार्थों में बदल देता है। अब जो अमीबा ने जो जिसको खाया वो उसके वैक्यूल्स में जाके फंस जाता है। फंसने से क्या होता है, उसमें पाचक रस होते हैं जो भोजन को सरल पदार्थ में बदल देते हैं और अधपचा भोजन खाद्य घानी के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक साथ रहें। थैंक यू।